Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I'm your economics educator Gauri Jadon. Today we are going to discuss students the meaning and the function of statistics. वरना आप बोलोगे मैम अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, हम तो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं. बिल्कुल स्टूडेंट्स, लेकिन अभी तक हम समझ रहे थे भाई इकोनॉमिक्स के बारे में. अभी मत बोलना कि इकोनॉमिक्स के बारे में हम सब जानते हैं, बिकॉज जो अभी हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा है वो आपने अभी माइक्रो में नहीं पढ़ा था. तो जो भी कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़े हैं बिल्कुल नए हैं, इसलिए वो सारे वीडियोस को इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से जाके पढ़ना है. सो एज योर इकोनॉमिक्स एजुकेटर ये मेरी ड्यूटी आपको बता देती हूँ कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स का है, ये भी 40 मार्क्स का है. मतलब ये चैप्टर नहीं, स्टैटिस्टिक्स. तो इग्नोर नहीं करना है किसी भी चैप्टर को, अच्छे से सारे चैप्टर्स को रिवाइज करते चलना है, पढ़ते चलना है. ठीक है स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. हमारे दो चैनल है, एक है हमारा इंग्लिश मीडियम चैनल, एक है हमारा हिंदी मीडियम चैनल. इंग्लिश मीडियम चैनल पे हम कवर करते हैं सीबीएसई बोर्ड को, वहीं पर जो हमारा हिंदी मीडियम चैनल है वहाँ पे हम कवर करते हैं वेरियस स्टेट बोर्ड्स को, लाइक एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड. लेकिन वहाँ पे जो आपको क्लासेस देखने को मिल जाती हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक. एंड इंग्लिश मीडियम पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड आपको याद रखना है वाली चीज़ को कि हम ऑल्सो प्रोवाइड करते हैं आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स. उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाती है, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो. ठीक है, तो इसी बात पे सबसे पहले क्या करना है, जल्दी से करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. ओके, तो देखो जब हम बात करते हैं अभी तक की इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, उसका नेचर क्या है, फिर हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं. क्या होती हैं बताओ मुझे, क्या होती है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है आपको. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक एक्टिविटीज़ होती है स्टूडेंट्स जो बिल्कुल फ्री में नहीं करी जाती हैं, पैसों के लिए की जाती हैं. सिंपल सी बात है, यू आर वर्किंग फॉर मनी. तो जो भी आप काम कर रहे हो अगर उसके बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है. वहीं पर अगर आप ऐसा कोई भी अच्छा भी काम कर रहे हो लेकिन अगर आपको फ्री में कर रहे हो, आपको उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. एग्जाम्पल, हमारी यहाँ मम्मी जो हैं बिल्कुल हमारा ध्यान रखती हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती है, लेकिन शी इज़ नॉट गेटिंग पेड फॉर इट, है ना. शी इज़ डूइंग इट आउट ऑफ लव. तो ये क्या हो गया, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया. वहीं पे अगर हमारी मम्मियाँ जैसे कि उनको खाना बनाना अच्छा लगता है, उन्होंने अपना खुद का कैफ़े खोला है या एक टिफ़िन सेंटर खोला है, तो उनको उस चीज़ के लिए पैसे मिल रहे हैं, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है. तो जो आप काम कर रहे हो उसका एंड रिजल्ट क्या है, वेदर यू आर गेटिंग पेड फॉर इट और नॉट, ये डिसाइड करेगा कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नहीं. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. क्लियर, पढ़े जल्दी से, चलो. तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, तो हमें पता है कि दैट स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी, कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा फॉर डिफरेंट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स. तो स्टैटिस्टिक्स का बेसिक सा मतलब यही रहता है कि आप चीज़ों को एनालाइज, बिकॉज ये क्वालिटेटिव नहीं है, ये क्वांटिटेटिव हमारा स्टडी है, बिकॉज इसमें कितने सारे फॉर्मूलाज हैं, नंबर्स को स्टडी करना है, डेटा को स्टडी करना है. सो दैट इज वाई स्टैटिस्टिक्स हमारा एक क्वांटिटेटिव मेजर है. क्वांटिटेटिव का मतलब क्या रहता है, जिसमें न्यूमेरिकल डेटा को स्टडी किया जाता है. तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, वी स्टडी किसके बारे में, कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स. अगर आप समझो कि मुझे पार्टी करनी है अपने दोस्तों के साथ, तो मैं क्या करूँगी, भाई ये तो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, इसको ये पसंद है, उसको वो पसंद है, अगर हम ये वाले कैफ़े जाएंगे तो इतनी दूर जाना पड़ेगा, उसका मेन्यू ये है, इतना इतना खर्चा आएगा. तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको एक पार्टी ऑर्गेनाइज करानी है, तो उसके हिसाब से आपने डेटा को एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया. वहीं पर अगर मुझे अपना बजट बनाना है तो उस हिसाब से मेरा अलग इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा रहेगा. तो जो डेटा रहता है, डेटा बेसिकली आप समझ जाओ, डेटा आपका एक, आप समझ लो एक इन्फॉर्मेशन है ना, एक आपका न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है जो आपको बताता है न्यूमेरिकल टर्म्स में कि क्या सिचुएशन है. तो उस डेटा को आप क्या करते हो, सबसे पहले कलेक्ट करते हो, उसका एनालिसिस करते हो, इंटरप्रिटेशन करते हो, उसको ऑर्गेनाइज करते हो और उसके बेसिस पे वेरियस डिसीजंस लेते हो. वही तो स्टैटिस्टिक्स है, राइट. सो स्टैटिस्टिक्स हेल्प अ यूजर इन गैदरिंग एंड एनालाइजिंग ह्यूज न्यूमेरिकल डेटा इजीली एंड एफिशिएंटली. स्टैटिस्टिक्स कैन बी इजीली डिफाइंड इन टू सेंसेस, प्लूरल एंड सिंगुलर. तो क्या है उसको हम स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से. सो ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज वाई जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का बस यही है कि जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करो, उसको एनालाइज करो, उसके बेसिस पे इवैल्यूएशन करो, इंटरप्रिटेशन करो और उसके बाद उस डेटा को ऑर्गेनाइज करके वेरियस ऑब्जेक्टिव्स को क्लासीफाई करो. ठीक है, क्लियर. चलो, तो अगर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स का, एक होता है सिंगुलर केस और एक होता है हमारे पास प्लूरल केस. तो दोनों को हमें स्टडी करना है. ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि दो केसेस हमारे पास रहते हैं.
So in plural case, statistics means a systematic collection of numerical figures, facts for a specific purpose in a field of study and the major characteristics are as follows. तो जो हमारा प्लूरल सेंस रहता है इसमें भी हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा रहेगा बिकॉज स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है ना। एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप वेरियस फैक्ट्स को कलेक्ट करते हो ना। सबसे पहले हमारे पास क्या रहता है, इट इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। स्टैटिस्टिक्स है तो भाई सिंपल सी बात है, नंबर्स तो आएंगे तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगा, है ना। ये कोई फीचर्स वगैरह तो नहीं है, ये क्या है बेसिकली आपको बता रहे स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, तो कैलकुलेशंस तो नंबर्स के होते हैं, है ना। सो स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड्स ओनली क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल डेटा। क्वालिटेटिव डेटा लाइक ब्यूटी, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है कि भाई कितने मार्क्स हैं। हम बोलते हैं ना जैसे कि आपको पता है आपका जो रिजल्ट है, हाँ वो एक क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव है। भाई हमें नहीं जानना तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुम्हारे नंबर कितना है ये बताओ मुझे, वो स्टैटिस्टिक्स है ना। जो आपका बेसिकली जैसे कि बोर्ड एग्जामिनेशंस आप 12th में जाके दोगे तो उसमें आपका जो कॉपी चेक करेंगे, नंबर देंगे, तो ये नहीं देखेंगे ना भाई आप इंसान कैसे हो, आप कितने खूबसूरत हो, आप खूबसूरत कितने हो, आप में कितना इंटेलिजेंस, ये सब नहीं दिखेगा। वो सिर्फ आपकी कॉपी को चेक करेंगे, उसके बेसिस पे आपको नंबर देंगे और उस नंबर के बेसिस पे आपको एक परसेंटेज मिल जाएगा आपके 12th बोर्ड एग्जामिनेशन का। वो ये तो नहीं देख रहे भाई तुम कितने अच्छे हो कि तुम कितने बुरे हो, राइट। तो ये समझना है आपको, जब हम प्लूरल सेंस की बात करें, न्यूमेरिकल डेटा में बात करेंगे, इसमें बिल्कुल भी क्वालिटेटिव डेटा की जगह नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट कंसिडर, इंस्टेड दे कैन बी क्वांटिफाइड बाय असाइनिंग अ यूनिट ऑफ स्कोर टू देम। तो आपने देखा होगा आपका जो रिपोर्ट कार्ड बनता है, पंचुअलिटी, डिसीजन मेकिंग, ओबीडियंस के बेसिस पे बोलते हैं ना आउट ऑफ 10 आप नंबर दो। आपके जो क्लास टीचर्स रहते हैं फिर आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली आपको नंबर दिए जाते हैं। तो वो क्या है, आपके उस चीज को भी एक तरीके से क्वांटिफाई कर दिया जाता है। क्वांटिफाई का मतलब क्या रहता है कि आपने जो हमारी क्वालिटेटिव डेटा था उसको एक्सप्रेस करने के लिए न्यूमेरिकल कोई यूनिट दे दिया है ना। तो अगर मैं बोलूँ 10 में से 10 है तो मतलब भैया बहुत बढ़िया आदमी है। मैं बोलूँ 10 से 8 है मतलब ठीक है। अगर मैं बोलूँ 10 में से 2 है मतलब बिल्कुल बेकार आदमी है ना। तो मतलब मैंने सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे जो आपको अलॉट हुए हैं, आपकी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी के बेसिस पे डिफाइन कर लिया कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। अगर मैं देखूँ किसी बच्चे के भाई हर चीज़ में 10 है, 9 है, 10 है, 8 भी है, तो मैं समझ जाऊंगी कि भाई ये बच्चा बहुत ओबीडियंट है, पंचुअल है, अच्छा है। वहीं पे किसी बच्चे को मैं बोलूँगी 2, 3, 6, 4 ऐसे नंबर है, तो मैं समझ जाऊंगी भाई ये बच्चा बिल्कुल भी टीचर की नहीं सुनता है, बिल्कुल पंचुअल नहीं है, क्लास में बहुत उधम मचाता है। तो मैंने सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे आपकी क्वालिटीज को भी डिफाइन कर दिया। तो ये प्रोसेस क्या होता है, क्वांटिफाई करना, ठीक है। समझ गए सब इस बात को, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुझे बता दो ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी आप सब खुद को कितना नंबर दोगे, कितने रेगुलर हैं अपन, कितने वीडियोस रोज देखते हैं, कितना पढ़ाई करते हैं, कितना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, मीन्स that statistics cannot be described as a single or an isolated figure as they cannot be compared by a user। तो ये aggregate of facts है, सब चीज़ों को include करके हम बनाते हैं, है ना। Placed in relation to each other in statistics, the data is usually collected for a comparison. Therefore, to collect the comparable figures, it is essential that the data is homogeneous। मतलब आप सोचो अगर आप एक 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे से कंपेयर करोगे तो कोई मतलब है क्या, नहीं ना। कंपैरिजन किस में होता है, जिसमें कोई सिमिलैरिटी होती है ना। तो हम उसके बेसिस पे कंपेयर करते हैं। जैसे कि मेरे को कंपेयर करना है कि भाई इन दोनों की हाइट कितनी है, तो इनमें सिमिलैरिटी क्या है कि भाई दोनों सेम क्लास में, दोनों की सेम एज है, तो सेम एज में कितनी हाइट डिफरेंस आ रहा है आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो। तो यहाँ पे कुछ होमोजीनियस डेटा होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब होता है एक तरीके से सिमिलैरिटी, है ना, तभी तो आप एक दूसरे से कंपेयर कर पाओगे। तो दोनों के बीच में सिमिलैरिटी तो होनी चाहिए भैया, एक 12th स्टैंडर्ड का एक फर्स्ट स्टैंडर्ड का। आप ये कर सकते थे कि 12th स्टैंडर्ड के सारे बच्चों की मार्कशीट को कंपेयर कर रहे हो, तब समझ में आता कि भाई 12th स्टैंडर्ड में सबका बोर्ड ईयर है, आप कंपेयर कर रहे हो। अब आप एक 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट को फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे से तो कंपेयर नहीं कर सकते ना। तो डेटा क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए टू कंपेयर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्री डिटरमिन्ड पर्पस। आप जो भी चीज स्टैटिस्टिक्स में कर रहे हो आपको पहले से थोड़ा अंदाजा होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। अगर हम बोल रहे हो बस ऐसे कोई मजे मजे में, तो कोई डेटा कलेक्ट नहीं करेगा ना। अगर मैं हर बच्चे के नंबर को नोट डाउन कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, ताकि मैं, आपने देखा होगा कि भाई आपकी टीचर्स भी हैं, जैसे कि आई ऑल्सो टीच इन स्कूल, तो भाई मेरे को भी बहुत डेटा मेंटेन करना पड़ता है हर एक बच्चे का, कि भाई टर्म 1 में कितने आए, यूनिट टेस्ट में कितने आए थे, फिर यूटी 2 में कितने आए, फिर प्री बोर्ड में कितने आए। उसके बेसिस पे मैं क्या करती हूँ, जो डेटा मेरे पास आया है मैं कंपेयर करती हूँ कि भाई बच्चे की ग्रोथ कितनी हो रही
राइट? सो दैट इज वाई हमें डेटा को कलेक्ट करके रखना पड़ता है फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों एक एक बच्चे का डेटा ऐसे संभाल के रख रही हूँ, ताकि मुझे पता चल सके कि भाई बच्चा कितना इंप्रूव कर रहा है, हाउ मच द स्टूडेंट इज एक्चुअली इंप्रूविंग। तो मेरा पर्पस क्या है, वॉन्ट टू सी द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, राइट? कि वो कैसा परफॉर्म करेगा बोर्ड्स में, तो इसलिए मैं पूरा डेटा मेंटेन करके रख रही हूँ। तो क्या हो जाएगा, दैट मेरा एक प्री डिटरमिन्ड पर्पस है, राइट? So the purpose of the study is predetermined as it helps in the systematic collection and analysis of data and achieves accurate results. ठीक है, चलो, all of you take a screenshot of this one fast. Done? Okay. नेक्स्ट है हमारे पास रीजनेबल एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, टू बी एक्यूरेट मीन्स टू बी ऑन पॉइंट, है ना? सो द डेटा कलेक्शन इन स्टैटिस्टिक्स इज डन थ्रू अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। इट मीन्स दैट अनलाइक मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी, और हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट इंस्टेड अपॉन इन दिस फील्ड। तो जब हम बात करते हैं एकदम एक्यूरेट डेटा लाना हर चीज़ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन रीजनेबल डेटा, ताकि हम जनरलाइज कर सकें। जैसे कि आप रिसर्च पे यदि करते हो, तो रिसर्च में हम बोलते हैं ना कि भाई हमने 500 लोग की स्टूडेंट्स की स्टडी करी, उसके बेसिस पे मैंने डिसाइड किया कि क्या क्या है। अब आपको भी पता है कि एकदम 500 लोग की तो स्टडी नहीं होती, कुछ लोग की कम लोग की होती, कभी कुछ ज़्यादा लोगों की होती है ना? तो हम एक डेटा को ये नहीं बोल रहे कि बिल्कुल ही एक्यूरेट हो, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम आपका सही होना चाहिए। थोड़ा बहुत हम लोग जो रहता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है शायद, है ना, हम उसमें ये बोलते हैं कि भाई 5% तो हम समझ सकते हैं कि डेटा आपका इधर उधर हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट? अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस मीन्स जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है, आपको पता है कि बहुत सारे रीजन उसको अफेक्ट करते हैं। सो इट मीन्स दैट नो वन रीजन अफेक्ट्स द स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स और फिगर्स इन स्टैटिस्टिक्स। देयर आर वेरियस रीजंस जो स्टैटिस्टिकल के डेटा को अफेक्ट करता है। अब जैसे कि मार्क्स को ही ले लो, मैंने बोला कि UT1 में किसी बच्चे के आए 60, है ना, आउट ऑफ 80। फिर मैंने देखा उसके टर्म 1 में 70 आए, तो मैं इम्प्रूवमेंट देख रही थी। फिर UT2 आया, उसके सिर्फ 40 आए। फिर मैंने देखा प्री बोर्ड्स में उसके फिर 60 आए। तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एक तरीके से डिसबैलेंस हो रहा है कि पहले तो ग्रोथ दिखा रहा था, फिर एकदम डाउनफॉल है, फिर ग्रोथ आया। तो मैंने बच्चे से पूछा भाई क्या दिक्कत है, तो उसने बताया कि भाई हमारे घर में ये दिक्कत थी, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, एक की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। तो जो डेटा मुझे मिला है उसके बेसिस से पता लगा सकती हूँ ना कि कुछ गड़बड़ चल रही है। तो आई आस्क दैट पर्सन कि क्या रीजंस, तो आपको पता चलेगा कि भाई बहुत सारे रीजंस होते हैं जो आपके स्टैटिस्टिक्स डेटा को अफेक्ट करते हैं। अब ये तो फिर भी थोड़ा मेरे पास ऐसा रीजन हो गया। कई बार ऐसा होता है कि जो डेटा कलेक्शन में उसमें दिक्कतें आती हैं। सेकेंड चैप्टर हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा ही है, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे कॉजेस हैं जो आपके डेटा कलेक्शन को एक तरीके से हैम्पर कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्टेड सिस्टमैटिकली। तो जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसको सिस्टमैटिक तरीके से कलेक्ट करते हैं, है ना? जैसे कि मैं भी UT1 फिर टर्म 1 UT2 इस तरीके से कलेक्ट कर रही हूँ ना, सिमिलरली वैसे। So to gain accurate and complete results from the study of statistics, it is essential to collect the data systematically. तो आपको डेटा को भी systematically कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि there are various forms of data collection, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड चैप्टर में, तो आप पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें डिटेल में। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो बहुत बेसिक लेवल पे चीज़ों को कवर करते हुए चलना है, ठीक है? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। डन ना, तो ये प्लूरल सेंस में हमने पढ़ा। नेक्स्ट है मेरे पास स्टैटिस्टिक्स को मुझे पढ़ना है सिंगुलर सेंस में। So in singular sense, statistics means collecting, presenting, analyzing and interpreting the numerical data for the study. Different stages of the statistics studies are. तो मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप पूरा एनालिसिस कर रहे हो, कलेक्शन कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो डेटा को, तो वो सिंगुलर सेंस में हमारे पास आ जाता है। पहला है हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा, सेकेंड है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। All of you quickly take a screenshot of this one and then we will move forward. Clear? Got it students? Okay. So जब हम बात करते हैं यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डेटा की, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लेके आना। सो कलेक्शन ऑफ डेटा का बेसिक सेंस यही होता है, द फर्स्ट स्टेज इज टू डिटरमाइन द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर स्पेसिफिक स्टडी एंड देन गैदर डेटा। तो पहले तो आप देखोगे कि मुझे डेटा कलेक्ट करना है, अपनी कॉलोनी में मुझे पता लगाना है भाई किसके घर में इलेक्ट्रिसिटी कितने घंटे जा रही है,
तो मैंने क्या बोला, मैं डेटा कलेक्ट करूंगी। तो मैंने क्या सोचा, हाउ आई विल कलेक्ट द डेटा। तो मैंने सोचा कि भाई मैं घर घर जाके सर्वे लूंगी या एक गूगल फॉर्म बना दूंगी, उसके थ्रू मैं सर्वे लूंगी एंड डेटा को कलेक्ट करूंगी। तो एक स्पेसिफिक स्टडी के थ्रू मैंने सोचा आई विल स्टडी कि कितना ड्यूरेशन के लिए लाइट जा रही है दूसरों के घर में, तो फिर मैं डेटा को कलेक्ट करना शुरू कर दूंगी। तो पहला पॉइंट क्या होता है, मेरी स्टडी क्या है, फॉर अ स्टडी, एक पर्टिकुलर स्टडी के लिए मुझे स्टडी करना है कि मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं ये देखना चाह रही हूँ कि किसके घर में कितने घंटे इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, ये मेरा स्टडी का पर्पस है। तो मैंने सोचा कि मैं सर्वे के थ्रू डेटा कलेक्ट करूंगी, तो मैं अपना डेटा को कलेक्ट करना शुरू कर दूंगी, दैट इज कलेक्शन ऑफ अ डेटा। सेकंड होता है जो मैंने डेटा कलेक्ट किया, अब मुझे उसको ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट चीज़ों की तरह, सब हेड्स की तरह मुझे उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ताकि मुझे एनालाइज करने में ईजी हो कि भाई मैं देखूंगी ऐसे कौन से घर हैं जहाँ पे इन्वेंटर सॉरी क्या बोलते हैं, इन्वेटर, यस इन्वेटर है, ठीक है। फिर मैं ये देखूंगी भाई कौन से घर में ऐसा है कि इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो मैंने दो तरीके से डिवाइड कर दिया है ना, कि भाई जिसके घर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जा रही है, किसी के घर कम जा रही है, कौन से एरिया को बिलोंग करते हैं, तो मैंने ये सारी चीज़ें देखनी है। अगर सेम कॉलोनी है फिर मैं देखूंगी कि भाई कौन सा फेज है, देखो डिफरेंट फेज वाइज भी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो मैं डिफरेंट हेड्स में डिवाइड करूंगी डेटा को। So the collected data is then simplified in a way that one can compare it, and the collected data in this stage is classified by time and place. तो हम इसको अलग अलग तरीकों से ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि मैं उसको कंपेयर करने में मुझे ईजी हो, है ना। जैसे कि अगर मुझे देखना है, मैं क्लास 12th का देखना चाहती हूँ कि भाई कैसे रिजल्ट रहेगा, है ना, मेरा मेन पर्पस है कि कौन कौन मुझे लग रहा है कि विल परफॉर्म वेल, तो मैंने सबके मार्क्स को जोड़ा, कैलकुलेट किया, फिर मैं कंपेयर करूँगी इसमें से ऐसा कौन सा बच्चा है जिसका मैथ्स बैकग्राउंड है, इसमें से कौन से ऐसे बच्चे जिसका पीई बैकग्राउंड है, तो अलग अलग तरीके से मैं क्लासीफाई करूँगी डेटा को, है ना, और फिर मैं कंपेयर कर पाऊँगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो पहले मैंने कलेक्ट कर लिया डेटा, सबके मार्क्स जोड़ लिए, ऑर्गेनाइज कर लिया अलग अलग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली। अब मैं क्या करूँगी, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है, जैसे कि रिपोर्ट कार्ड भी एक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ही है। चार्ट्स के थ्रू हो सकता है, पाई चार्ट्स के थ्रू हो सकता है, बार ग्राफ के थ्रू हो सकता है, टेबल्स के थ्रू हो सकता है, जैसे कि आपका रिपोर्ट कार्ड में टेबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है डेटा को, है ना। तो ये क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो डेटा आपने कलेक्ट किया था, जो डेटा आपने ऑर्गेनाइज किया था, उसको आपने कैसे प्रेजेंट किया। प्रेजेंटेशन आपको पता है ना कि अगर मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो मैं एक तरीके से आपको प्रेजेंटेशन ही तो दे रही हूँ, चीज़ों को एक तरीके से दिखाना, दैट इज प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है, चीज़ों को देखना, परखना, समझना। सो आफ्टर द प्रेजेंटेशन द डेटा इज एनालाइज्ड टू अटेन एक्यूरेट रिजल्ट्स। Some of the main methods of doing so is measures of dispersion, central tendency। जैसे कि जो डेटा मेरे पास आया, अब मैं एनालाइज करूंगी, एवरेज निकालूंगी कि भाई इस बच्चे का टोटल परसेंटेज कितना आ रहा है सारे 5 सब्जेक्ट्स को जोड़ के। तो मैंने क्या अप्लाई किया, सेंट्रल टेंडेंसी का मीन अप्लाई किया, है ना। तो मैंने ये चीज़ को अप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, एनालिसिस ऑफ डेटा। नेक्स्ट है मेरे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो सबसे पहले क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, कलेक्शन, फिर है ऑर्गेनाइजेशन, फिर है मेरे पास प्रेजेंटेशन, फिर है मेरे पास एनालिसिस, एंड फिर मेरे पास आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि आपने एनालाइज कर लिया चीज़ों को, एवरेज निकाल लिया, अब आप इंटरप्रिटेशन लगाओगे कि भाई इसका एवरेज तो बड़ा कम आ रहा है, मतलब बच्चा को अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर मैं देखूंगी एक बच्चा है कि इसके तो इम्प्रूवमेंट दिखाए, तो मैं इंटरप्रिटेशन करती हूँ। इंटरप्रेट करना होता है बेसिकली आप एक तरीके से आप एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हो, है ना। आपने जो एनालाइज किया उसके बेसिस पे आप एक ओपिनियन बना रहे हो कि भाई कौन कितना इंप्रूव कर रहा है, क्या चेंजेस आए। So the last stage includes the enactment of the conclusions, the comparison are used and ultimately proper forecasting is made। तो मैं forecast कर सकती हूँ कि भाई इस बच्चे को और मेहनत करने की ज़रूरत है, ये स्टूडेंट सही डायरेक्शन में जा रहा है, ये स्टूडेंट बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, इसको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मैंने ये पूरा डेटा को एनालाइज किया, उसके बाद मैंने अपने ये इंटरप्रिटेशंस बनाए, कंक्लूजन्स बनाए अपने दिमाग में कि ये हो सकता है, और फिर मैंने उसको रिप्रेजेंट किया अपने रिपोर्ट कार्ड में। तो ये मैंने एक पूरा प्रोसेस किया है जो क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में होता है। आप कलेक्ट करते हो डेटा, ऑर्गेनाइज करते हो, कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, देन यू डू प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। कोपाए ऐसे याद रख लेना, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। डेटा कैसा, न्यूमेरिकल डेटा। समझ गए सभी, क्लियर ऑल ऑफ यू? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, देन विल मूव ऑन।
डन। तो क्या क्या पढ़ा भाई आपने मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, कि हमें कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है सिंगुलर वाले केस में। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स प्लेज अ वेरी मेजर रोल, है ना। अगर हमें पता है कि स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंड द डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, after a better understanding of the economic problems, statistics also help in solving those issues by formulating appropriate economic policies. Every economics branch use statistics to prove different economic theories. अगर आपको रिसर्च भी करनी है तो इकोनॉमिक्स में जाना पड़ेगा, so that is why economics is a very good subject, real life subject. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में कैसे हेल्प करता है, पहले तो मुझे पता लगाने में हेल्प करता है कि इश्यूज क्या है इकोनॉमी में। जैसे कि मैंने क्लास का एग्जांपल लिया, मैंने डेटा कलेक्ट किया, मैंने सब देखा कि बच्चों को, तो मैंने देखा कि अकाउंटेंसी में इश्यूज आ रहे हैं, बच्चों का ध्यान नहीं लग रहा है, मार्क्स कम आ रहे हैं, मतलब इनको कहीं ना कहीं मैथ से डर लग रहा है, कैलकुलेशन से डर लग रहा है, अकाउंटेंसी नहीं बन रहा। तो मैंने कैसे इंटरप्रिटेट किया ये चीज़ को, जब मैंने इनके पूरे डेटा को एनालाइज किया तो मुझे दिक्कत पता चल गई। अब इसके सोल्यूशन क्या है कि मैं बच्चों से बात करूंगी, टीचर से बात करूंगी, एज ए क्लास टीचर की क्या किया जा सकता है, एंड देन विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो क्या होता है, मुझे इकोनॉमिक्स में अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, ये प्रॉब्लम को भी हाईलाइट करता है और साथ ही में आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। सिमिलरली जैसे कि इकोनॉमिक्स में मुझे पता चल रहा है, इकोनॉमी को मैंने स्टडी किया कि भाई बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, यानी महंगाई बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ये तो मुझे पता चल गया जब मैंने डेटा को स्टडी किया कि भाई इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब इसी के लिए मैं क्या लेके आऊंगी, वेरियस मॉनेटरी पॉलिसीज लेके आऊंगी, वो भी तो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो मतलब ये आपको प्रॉब्लम भी बता रहा है और साथ ही में उसके सॉल्यूशंस भी आपको कन्वे कर रहा है। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर, सब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन। नाउ one can also establish a mathematical relationship with the help of statistics, because आप मैथमेटिक्स में भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आए हो, क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है। Economists can present the facts of economics precisely. They can also determine the cause and effect relationship between the different data sets. तो ये तो हमने पढ़ा, इकोनॉमिक्स का पार्ट ही है ना। तो ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स कहीं ना कहीं हेल्प करता है। अब आते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे, कि कौन कौन से फंक्शंस हैं। पहला है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स, फोरकास्टिंग, फॉर्मुलेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये सीरीज वाइज हमें पढ़ने रहेंगे, बिकॉज फंक्शंस है, मतलब एक एक करके, जैसे कि आप लोग पढ़ते हो ना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना, क्लास 12th में पढ़ोगे वैसे आप लोग, तो अभी नहीं पढ़ा आपने, छोड़ो। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की हम जब बात करते हैं, पहला फंक्शन होता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। सो द स्टडी ऑफ मास एंड कॉम्प्लेक्स डेटा इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना। अगर जब आप कोई स्टडी करते हो, जैसे कि आपको न्यूज़पेपर वगैरह पे कई बार ग्राफ्स वगैरह दिखते हैं ऐसे, है ना, या तो पाई चार्ट आपको दिखता है ना, कि भाई ये इतना 80% लोग एम्प्लॉयड हैं, 10% लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, 10% लोग वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड हैं। अब ये सोचो 100% का डेटा कितना होगा, और सोचो अगर आपको न्यूज़पेपर में हर इंसान का नाम, उसकी जॉब, उसकी सैलरी, सबकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो आप हर एक चीज़ का पढ़ पाओगे क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं ना, हर चीज़ को समझना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता, हर चीज़ को प्रेजेंट करना इतना पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहीं पर आप एक पाई चार्ट बना दो, बता दो भाई कितना % किसका है, बच्चे लोग और जो भी आपके जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो समझ जाएंगे, ठीक है, इस डेटा चार्ट को पढ़ के कि क्या क्या है। तो कहीं ना कहीं जो इतना कॉम्प्लेक्स डेटा था, जो सबके समझ नहीं आता, गो थ्रू करना बड़ा मुश्किल होता, स्टैटिस्टिक्स ने उसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया। तो इसलिए पहला प्रोसेस यही कहता है, पहला फंक्शन यही कहता है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स, जो फैक्ट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर है उसको सिंप्लीफाई करना। So the study of mass and complex data is difficult to understand. A layman मतलब common man, है ना, cannot understand the complex terms and information presented in the analysis and the results of the study. Therefore, different statistical methods help an economist or user in presenting complex data in an understandable and simple form. तो statistics का जो, क्योंकि statistics में हमने पढ़ा है ना, presentation of data भी आता है, तो वो उसको काफ़ी simplify कर देता है लोगों को समझने के लिए।
है ना। अब जैसे कि रिसर्च करने में कितनी मेहनत लगती है, कितना हम लोग स्टैटिस्टिकल डेटा वगैरह को एनालाइज करते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेस लगाते हैं, तो फॉर्मूला वगैरह किसी को समझ नहीं आता। लेकिन मैंने बोला कि भाई बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि भाई इंडिया में 54% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, तो मुझे 54% लोग रहते हैं, ये मुझे डेटा समझ आ गया ना। अब ये सिंगल लाइन लाने के लिए भाई मुझे कितनी स्टडी करनी पड़ी, कितने स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाने पड़े, ये किसी को समझ नहीं आया। लेकिन जब मैंने डेटा का एंड रिजल्ट प्रेजेंट किया, मैंने परसेंटेज में बता दिया कि भाई 54% अप्रॉक्स है, तो लोगों को एकदम से क्लिक कर गया ना। मतलब जो एक कॉम्प्लेक्स फैक्ट था, जो इतना सारा डेटा था, जो सबको समझ नहीं आता, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू जल्दी समझ आ जाता है, क्योंकि हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से सभी, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। डन। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स इन द डेफिनाइट फॉर्म। जैसे कि आपको पता है, स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स प्रेजेंट द फैक्ट्स ऑफ डेटा यूजिंग फिगर्स इन देयर ट्रू फॉर्म, प्रेजेंटिंग qualitative and quantitative facts about data instead of quantitative figures cannot present the data effectively. For example, saying that illiteracy rate has increased by 5% over the past 2 years is better than simplifying saying that the literacy rate is increasing. तो क्या होता है ना, स्टैटिस्टिक्स से एक डेफिनाइट का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपको किसी चीज़ को बेटर तरीके से, हम लोग को एक स्टैटिस्टिकल डेटा या टूल मिल जाता है। अगर मैंने बोला कि भाई आप सब पास हो, अगर मैं बोलूँ 100% रिजल्ट, तो ये थोड़ा बेटर लगता है सुनने में, देखने में, समझने में। तो सिमिलरली जैसे कि मैंने बोला कि भाई इंडिया में इलिटरेसी रेट कम हो गया है, तो मैं बोल रही हूँ भाई 40% ऑफ द इलिटरेसी रेट, मतलब इलिटरेसी रेट इज रिड्यूस बाय 40%। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कि बेसिकली मैं ये बताना चाह रही हूँ कि एक स्टैटिस्टिकल डेटा के थ्रू कि भाई जो हमारा यहाँ पे जो पूरा यहाँ पे डेटा गिवन है, वो उसको जल्दी से सिंप्लीफाई कर देता है कि हाँ भाई स्टैटिस्टिक्स ने बता रखा है कि इतना डेटा है, वो इतना कम हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग बेटर रिप्रेजेंटेशन कर पाते हैं हमारे पूरे फॉर्मेट का। क्लियर? ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फर्स्ट। ओके, क्लियर? नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड इज दैट इज कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स। तो थर्ड पॉइंट ये रहता है कि जब मेरे पास डेटा स्टैटिस्टिक्स में रहता है, मैं उसको जल्दी कंपेयर कर सकती हूँ, है ना। अब जैसे कि आपको मार्क्स क्यों दिए जाते हैं, है ना, ताकि हम लोग कंपेयर कर पाएं कि आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कितनी अंडरस्टैंडिंग है। अब मैं जानती हूँ कि कई बार मार्क्स आपके अंडरस्टैंडिंग को डिफाइन नहीं कर पाते, बिकॉज कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सब समझ आता है बट दे आर नॉट एबल टू राइट वेल, लेकिन उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको सिखाया जाता है। तो बेसिकली हमारे पास कंपैरिजन के लिए थोड़ा इजी रहता है। सो व्हेन वी आर एबल टू कंपेयर डेटा, है ना, वो कब होता है, जब होमोजीनियस डेटा रहता है। होमोजीनियस का मतलब क्या रहता है, सिमिलर डेटा मुझे गिवन रहता है। तो स्टैटिस्टिक्स में ये भी कंपेयर करना स्टूडेंट्स मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज आई एम एबल टू कंपेयर द डेटा, है ना। So comparing the facts and figures for the predetermined purpose is an essential function of statistics. It is because absolute figures cannot convey a better concrete meaning. Therefore, the relationship between two data sets or groups can be compared through different statistical methods such as ratios, average, percentage, rates. So that is why report card में marks के through आपको चीज़ें इसलिए डिफाइन की जाती है ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो। अब 10 में से आपको 2 नंबर मिल रहे हो तो आप समझ रहे हो ना, मतलब उस चीज़ में आप अच्छे नहीं हो, है ना। अगर मैं बोलूँ आप पंचुअलिटी में, मैंने उसको 2 नंबर दिए किसी को 10 में से, मतलब ये जो इंसान है, ये जो स्टूडेंट है, ये रेगुलर नहीं आता है, ये बिल्कुल पंचुअल नहीं है। तो मुझे समझ आ रहा है ना मार्क्स से, तो मेरे लिए डेटा कंपेयर करना, फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करना स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी ईजी हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ गए? ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। क्लियर? नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ इज फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब क्या रहता है, जब आप फ्यूचर के लिए कुछ एक तरीके से अजम्पशंस लेते हो, प्रोडक्शंस करते हो। जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग होता है ना, कि भाई कल बहुत ज़्यादा धूप हो सकती है लेकिन शाम के बाद हल्की हल्की बारिश हो सकती है। तो आप डेटा को एनालाइज करके आप अनुमान लगाते हो कि ये चीज़ हो सकती है, तो वो भी तो स्टैटिस्टिक्स ही है ना। तो लाइफ में हम भी तो अनुमान लगाते हैं ना कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो जैसे कि मार्क्स के बेसिस पे हम भी अनुमान लगाते हैं कि भाई इस स्टूडेंट के कितने नंबर आ सकते हैं, कितने नंबर नहीं आ सकते। तो फोरकास्टिंग क्या होता है, जो मेरे पास डेटा गिवन रहता है उसी के बेसिस पे तो हम कंपेयर करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग भी डेटा के बेस पे ही रहती है कि हर साल कितनी बारिश हुई, हर साल कितनी ठंड पड़ी, उसके बेसिस हम बोलते हैं ना 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया, 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। कैसे पता चल रहा है?
डेटा को कंपेयर कर पा रहे हैं। तो फोरकास्टिंग का मतलब क्या रहता है स्टूडेंट्स, कि आप एक तरीके से एनालिसिस कर पा रहे हो फॉर फ्यूचर, राइट। सो अनसर्टेनिटी एंड रिस्क इन बिजनेस कैन बी फाउंड इन अबंडेंस। तो हमें पता है कोई बिजनेस हो, हमें पता है कि अनसर्टेनिटीज हमेशा रह सकती हैं, कुछ रिस्क हमेशा रह सकता है, लेकिन फिर भी हम एक फोरकास्ट करके अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि यार कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए 20% सेव करके रखो, पूरा पैसा आप फिर से री इन्वेस्ट मत करो, राइट। देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशंस एंड द इकोनॉमी एज वेल एज हैव टू फोरकास्ट द फ्यूचर टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर एनी काइंड ऑफ चेंज। प्रॉपर एंड एक्यूरेट फोरकास्टिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी। तो अगर मैं थोड़ा बहुत प्लानिंग करके रखूँ, फोरकास्ट करके रखूँ, तो कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर के लिए मेरे लिए बेटर रहेगा। So for this purpose, one can use different statistical tools such as time series analysis, interpretation, as they help make projections of the future. है ना? So interpolation is also a technique used. Clear? All of you quickly take a screenshot of this one. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज़ वाई जब हम बोलते हैं ना फोरकास्टिंग के बारे में, फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर के बारे में कुछ अनुमान हम लगा रहे हैं। तो जो मेरे पास डेटा आता है उसी के बेसिस पे तो मैं कुछ अज्यूम कर पाऊंगी ना कि ठीक है ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, प्रोडक्शंस बना पाएंगे। वैसे ही स्टैटिस्टिकल डेटा हमें फोरकास्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि भाई फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। हम ऐसा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर रहे है ना कि यही होगा, श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन समवेयर वी कैन मेक अजम्पशंस, प्रेडिक्शंस ऐसे बना सकते हैं कि ऐसा हो सकता है ना। तो जैसे कि अगर मैंने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखा, उसके बेसिस पे देखा कि अब पिछले 5 साल से क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं कि जो समर से ज़्यादा लंबे समय तक चल रही हैं, ठंड थोड़ी छोटी हो रही है, बारिश ऐसी हो रही है। तो ऑन द बेस ऑफ द डेटा उसको एनालाइज करके मैं पता लगा पा रही हूँ कि ओवर द ईयर्स कितना चेंज आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं कोई एक इंसान अपने अंदाज से बोल रहा है यार ऐसा था या वैसा था। उसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल डेटा होना चाहिए। तो डेटा कौन सा है स्टूडेंट्स हमारे पास? वो डेटा हमारे पास प्रॉपरली गिवन है जब हम बात करते हैं फोरकास्टिंग की। क्लियर ऑल ऑफ यू? एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन? क्लियर? नाउ फिफ्थ वी हैव स्टूडेंट्स फॉर्मुलेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब देखो आप लोग को नहीं पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है, बिकॉज हमने रिसर्च वगैरह भी पढ़ी नहीं है, अभी आप बहुत छोटे इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे ना, अगर आप बीकॉम वगैरह करते हो तो उसमें भी हम लोग पूरा एक स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथडोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं। तो हाइपोथेसिस बेसिकली ना, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी फोरकास्टिंग का पढ़ा था, हाइपोथेसिस बेसिकली स्टूडेंट्स होता है कि फ्यूचर के जो भी रिसर्च है उसके बारे में हम कुछ अजम्पशंस बनाते हैं, है ना। जैसे कि मैंने सोचा अगर मैं ये पिछले 5 साल के क्लास को स्टडी करूँगी कि पिछले 5 क्लासेस में 12th क्लास में सबसे अच्छे बच्चे कौन थे और उनका रिजल्ट आया, तो ऐसा क्यों आया। तो उनके बीच में कुछ रिलेशन बनाते हैं। एक होता है हमारे पास ऑल्टरनेटेड हाइपोथेसिस और एक होता है हमारे पास नल हाइपोथेसिस। अभी ये सारी बातें आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझाऊं। ऐसी 2 हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, उसके मतलब 2 टाइप की बनती है, एक नल बनती है, एक ऑल्टरनेट बनती है। जैसे कि नल हाइपोथेसिस में आता है दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द 2 वेरिएबल्स, और नहीं पे ऑल्टरनेट पे आता है देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द 2 वेरिएबल्स। मैंने उसमें जैसे कि लिखा कि स्पोर्ट्स एंड स्टडीज आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, और एक में लिखा मैंने स्पोर्ट्स एंड स्टडीज आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड एनहांस द फिटनेस ऑफ अ चाइल्ड, है ना। तो अगर कुछ इस तरीके से मैं अपने अजम्पशंस कुछ बना रही हूँ, तो अगर दोनों के बीच में रिलेशन मुझे ढूंढना है तो ऑल्टरनेटिव हो जाएगा। वहीं पर अगर मुझे देखना प्रूफ करना है कि भाई दोनों नहीं है, तो उसका नल हाइपोथेसिस रहता है। तो यही हाइपोथेसिस पे पूरी मेरी रिसर्च बेस्ड रहती है और इसी को मैं टेस्ट करती हूँ। मतलब एक स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, अब उसी को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने पूरी रिसर्च करी है। फिर मैं बताती हूँ कि जो मैंने स्टेटमेंट लिया है क्या मैं उससे एग्री करती हूँ और डिसएग्री करती हूँ, ठीक है। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग मीन्स टेस्टिंग अ फेक सिनेरियो टू अंडरस्टैंड द रिजल्ट्स ऑफ इट्स फॉर्मुलेशन। फेक सिनेरियो क्यों? बिकॉज आपने ये अजम्पशंस बनाए हैं और उसके बेसिस पे आप स्टडी करना चाह रहे हो। दैट इज वाई स्टूडेंट्स इट इज बेसिकली अ फेक एनालिसिस, राइट। देयरफॉर डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड मेथड्स हेल्प एन इकोनॉमिस्ट इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। नाउ सिक्स्थ वी हैव इज एनलार्जिंग इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। एनलार्जिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, है ना। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, क्योंकि आपने देखा हम फोरकास्ट भी करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह भी करते हैं, तो इससे मेरी नॉलेज बढ़ती है किसी चीज़ के बारे में, इन डेप्थ नॉलेज बढ़ती है, बिकॉज मैं चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करने की कोशिश कर रही हूँ। बिकॉज वी हैव स्टडी द स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो इज अ साइंस, स्पेशली इट इज़ अ सोशल साइंस, बिकॉज ये कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग से डील करता है।
So an individual can widen their horizon using statistics while going through different procedures of statistics. Statistics also enlarge the thinking and the reasoning power of an individual and ultimately help them reach a rational conclusion. अब देखो reasoning power कैसे develop कर रहा है. अगर हम कोई भी चीज़ का डिसीजन ले रहे हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स की वजह से, स्टैटिस्टिकल डेटा की वजह से, तो हमारे पास प्रूफ करने के लिए एक रिटन एविडेंस है कि हमने डिसीजन क्यों लिया, हमें क्यों लगता है. जैसे कि आपको पता है एज टीचर्स ऑल्सो हम भी तो एनालिसिस करते हैं, हम भी तो 10 साल के पेपर को एनालाइज कर रहे हैं, उससे इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कौन सा आपका क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक नहीं है. हम अपने मन से तो नहीं बोल रहे ना ये चीज़ टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, हम एनालाइज कर रहे हैं सीबीएसई के लास्ट ईयर के पेपर्स को. उसके बेसिस पे हम आपको बताते हैं स्टूडेंट्स कि ये वाला पोर्शन आपको बिल्कुल पढ़ना है, ये वाला पोर्शन आपको फिर भी अगर आपको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन ये वाला पोर्शन आपको बिल्कुल पढ़ना है. हम किस बेसिस पे सारी चीज़ें बोलते हैं, हम जो स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालाइज करते हैं, 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखते हैं कि क्या आ रहा है, फिर 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखते हैं कि कौन सा भी हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं जो बार बार सीबीएसई मेंशन कर रहा है. हमने एनालाइज किया कि भाई सीबीएसई ने असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए पढ़ा दिए, इसलिए क्लास 11th में आपको असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहे हैं. तो ये कौन सा एनालिसिस पर बेस्ड है, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ही तो है, राइट. इससे क्या होता है भाई मेरी इंडिविजुअल नॉलेज ही बढ़ रही है, मेरा एक्सपीरियंस ही बढ़ रहा है. सो दैट इज वाई स्टैटिस्टिक्स इस चीज़ में हेल्प करता है. समझे सब इस चीज़ को, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलो. तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का सेशन जहाँ पे हमने देखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स और कौन कौन से फंक्शन से परफॉर्म करता है. आई नो ये काफ़ी थ्योरेटिकल हमारा पूरा चैप्टर है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको मान के चला रहेगा स्टैटिस्टिक्स तो आने वाला है, 40 मार्क्स का आएगा. अगर तुम प्रैक्टिकल कर ले तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल का तो कुछ ही पोर्शन है ना, कुछ पोर्शन थ्योरी का भी है, मतलब सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी. आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले ही नहीं सकते, थ्योरी है तो नहीं पढ़नी यार, प्रैक्टिकल है तो होता नहीं है यार, तो फिर करोगे क्या, पढ़ना तो दोनों चीज़ है ना. सो दैट इज़ वाई ये सारी माइंडसेट को साइड में रख के सिर्फ ये माइंडसेट रखो कि जो भी मेरे सिलेबस में है ना, आपको क्रिप करने की जरूरत नहीं, ये क्यों है ऐसा, ये वैसा क्यों ऐसा है, जो है उसको वैसे ही हमें स्टडी करना है, अच्छे से पढ़ना है. मैं हर एक टॉपिक को कवर करती हूँ स्टूडेंट्स, ऐसा कोई भी टॉपिक मैं छोड़ती हूँ नहीं कि छोटा टॉपिक है तो छोड़ दो, मैं उसको कंबाइन करके पढ़ा देती हूँ आपको दूसरे टॉपिक से, लेकिन आई डोंट लीव एनी टॉपिक इन द बुक, राइट. एंड रिगार्डिंग एनसीईआरटी एंड डिफरेंट रिफ्रेशर्स सारे बुक्स वगैरह को देख के ही आपका कंटेंट प्रिपेयर किया जाता है, बिकॉज वी प्रॉमिस यू दैट विल प्रोवाइड यू हाई क्वालिटी कंटेंट, वही फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यहाँ पे मिल रहा है. तो बस आपको रेगुलर आना है, अच्छे से पढ़ना है, इतना तो कर सकते हैं हम, राइट स्टूडेंट्स. एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं वेरियस कोर्सेज फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th. वहाँ पे भी आपको सारे क्लासेस की आपको सब्जेक्ट्स वाइज एंड जो कोर्स वगैरह उसमें हर एक चीज़ है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर एक चीज़ आपको मिलेगी. Clear? The only difference of English medium and Hindi medium is there. Rest everything is provided to you. है ना, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन हम करते नहीं है. एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो. स्टूडेंट्स स्टेट बोर्ड की बात करें सो वी फॉलो दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड अलॉन्ग विद सीबीएसई बोर्ड. एंड स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड यू 3 स्पेशल कोर्सेज, दैट इज वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू. तो ये भी जाके आप एक बार ज़रूर देखिएगा. राइट स्टूडेंट्स, एंड यू नीड टू रिमेंबर हमें सब यूट्यूब पे नहीं डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करना है, लाइक फेसबुक इज़ देयर, इंस्टाग्राम इज़ देयर, ट्विटर, व्हाट्सअप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो. आप हमारे एप्लीकेशन, हमारी वेबसाइट को भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हर एक चीज़ बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिल जाएगी. कोई प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है, कितना अपडेट हो चुका है सिलेबस, कौन से मेरे प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स है, ई नोट्स, ई बुक्स, एवरीथिंग आपको वेबसाइट और एप्लीकेशन पे पूरा अच्छे से मिल जाएगा. तो एक बार जाके आप उसको भी ज़रूर देखेगा. ओके फाइन स्टूडेंट्स, तो इसी मोटिवेशन के साथ आपको रेगुलरली आना है, पढ़ना है हमारे साथ अच्छे से, अपनी बाकी चीज़ें भी करो. आई नो 11th स्टैंडर्ड है, लेकिन प्लीज़ अपने साइड अब जो स्टडीज़ हैं उसको साइडलाइन करने की ज़रूरत नहीं है. राइट स्टूडेंट्स, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.